हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7, जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, जैसे कि रक्तवाहिनियाँ और हृदय के बारे में जानेंगे। इसी वीडियो में हम देखेंगे जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया को, मानव उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे, पादपों में पदार्थों का परिवहन को देखेंगे और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को देखेंगे। चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? फिगर 7.1 को देखिए। ये देखिए, आपको साइड में ही फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिगर 7.1 है ये फिगर 7.1 है। आगे कहते हैं, क्या आपको हृदय और रक्तवाहिनियां दिखाई देती हैं? क्या आपको हृदय और ये रक्तवाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्तवाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। अगर बोला जाए परिसंचरण तंत्र क्या है, तो आप कह सकते हैं हृदय और रक्तवाहिनियों का संयुक्त रूप जो होता है, क्या होता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। सबसे पहले है रक्त के बारे में जानते हैं। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसका परिवहन भी करता है। मतलब आप देख रहे हैं, आपके शरीर में परिवहन के लिए या परिसंचरण के लिए रक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब यहाँ पहली कहती हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये इस हीमोग्लोबिन, ये लौह युक्त पदार्थ जो होता है हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। रक्त में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब सुरक्षा के तौर पर हमारे लिए क्या जरूरी है? WBC, जो कि रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स कहते हैं। मतलब जब हमें चोट लगती है, वहाँ पे थोड़ी देर बाद रक्त का बहना बंद हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है। वो किस कारण से होता है? ब्लड में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से। उसमें प्रोथाम्बिन होता है, प्रोटीन होते हैं, उसकी वजह से रक्त का थक्का बनता है और रक्त का बहना रुक जाता है।
अब हम देखते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय अर्थात जब ब्रीदिंग करते हैं आप, ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों अर्थात फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। अभी हमने ऊपर देखा कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ बांधकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन समृद्ध वायु को रक्त ले करके विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और विभिन्न अंगों में एकत्रित हुए सांद्रित जैसे CO2 से सांद्रित वायु को इकट्ठा करके वो फेफड़े तक लाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। फिगर ऊपर जो 7.1 था उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर की बात कही जा रही है, जैसे आपको धमनी दिखाई गई है और यहाँ पर सिरा दिखाया गया है। रेड कलर से आपको धमनी दिखाई गई है और ब्लू कलर पे, वायलेट कलर पे आपको क्या दिखाया गया है, सिरा। और हृदय को आप देख सकते हैं। इस फिगर की बात कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। ऑक्सीजन समृद्ध मतलब ऑक्सीजन से भरपूर रक्त, यानी शुद्ध रक्त को कौन ले जाती है, धमनी शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां अर्थात दीवार जो होती है धमनियों की, वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ मतलब फैल सके वो। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 7.1 दी गई है, इसको देखते हैं। अपने दाहिने हाथ, जिसे दक्षिण हाथ कहते हैं, की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं यानी वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। फिगर 7.2 के जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने हाथ पर दोनों उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को किस प्रकार रखा है, इस तरीके से आपको रखना है। क्या आपको कोई स्पंदन गति धक धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद, जिसे हम नब्ज कहते हैं, कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आगे है, आपने कितने नाड़ी स्पंद गिने, मतलब आपके जहां आपने उंगली रखी आपको 1 मिनट में कितनी बार धक धक की आवाज, स्पंदन की आवाज सुनाई दी। प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है उसी को क्या कहते हैं, स्पंदन दर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में स्पंदन कितनी बार होता है, लगभग 70 to 80 टाइम्स होता है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सके। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। मतलब सबका आप ऐसे चेक कर सकते हैं जिस तरीके से ऊपर आपको फिगर 7.2 में करने के लिए कहा गया। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए, उन्हें टेबल 7.1 में लिखिए। आपको टेबल में लिखना है, यहाँ जो नीचे टेबल दिया गया है यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं और 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है उसको यहाँ पर नोट करना है। आगे कहते हैं, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को धमनियां ले जाती हैं, हृदय से सभी शरीर में ले जाती हैं, पूरे अंगों तक, शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को सभी शरीर के सभी अंगों से एकत्रित करके हृदय तक कौन लाता है, सिराएं लाती हैं। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। हमने ऊपर देखा कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, मतलब फैलने लायक होती हैं।
सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, मतलब अशुद्ध रक्त को फिर से शरीर में नहीं जाने देते हैं। यहाँ पर आप एक प्रक्रिया देख सकते हैं किस प्रकार से काम होता है। यहाँ फेफड़ों की संरचना इनसे दी गई है। यह आपका हार्ट है हृदय। फुफ्फुस सिराएं दी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं धमनियाँ हैं, ये फुफ्फुस सिराएं हैं, ये धमनियाँ हैं, ये केशिकाएं हैं जो धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं, केशिकाएं कहलाती हैं। ये सिरा है और फिर फुफ्फुस धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। आप एक बात ये ध्यान रखिए कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक धमनी ले जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक धमनी ही ले जाती है, या फुफ्फुस धमनी जिसे कहते हैं। और शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय तक लाता है। आगे देखते हैं फिगर 7.3 को देखिए, जो कि अभी हमने देखा। क्या आपकी धमनियां अन्य छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं का निर्माण करती हैं, जो कि अभी हमने देखा, जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। हृदय से शुद्ध रक्त को धमनियां शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं और शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय तक सिराएं ले आती हैं। ये हमने देखा। आगे हम देखते हैं। बूझो कहते हैं, मैं फिगर 7.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनियां सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। ये कन्फ्यूजन आपको भी हो सकती है, लेकिन हमने बताया कि शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त को धमनियां ले जाती हैं, लेकिन हृदय से अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी फेफड़े तक पहुंचाती है। यह आपको ध्यान रखना है। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे सिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। ये पहली ने बूझो को समझाया। ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है, तो इसे समझना जरूरी है। आगे रक्तदान के बारे में दिया गया है, इसको देखते हैं। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल से रखा जाता है। हृदय के बारे में देख लेते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, जिसकी स्पंदन दर आप अभी नोट कर रहे थे। आगे कहते हैं, एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। फिगर 7.1 की तरह आपको देखिए फिगर दिया गया था 7.1 वहाँ पे हृदय का फिगर दिया गया है। ये देखिए किस प्रकार से बाईं ओर झुका दिख रहा है आपको, इसी फिगर की बात हो रही है। आगे देखते हैं। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप अर्थात साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए यहाँ पर भी आपको हृदय का फिगर दिया गया है पूरा, जैसे कि आपको बताया गया है इसमें। बायां लिंद, ये देखिए बायां लिंद है, यहाँ पर बायां निलय है, ये देखिए बायां निलय है। आगे कहते हैं, ये देखिए कक्षों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। फिर दायां लिंद है, फिर दायां लिंद ऊपर है, दायां निलय नीचे है। फुफ्फुस धमनियां दी गई हैं ये दोनों, और ये दोनों फुफ्फुस सिरा दिए गए हैं। ये सिराएं हैं और धमनियां हैं। और आपको ये बताया गया है कि देखिए आपके हृदय में
स्तनधारियों के हृदय में, मानव के हृदय में क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 अलिंद हैं और नीचे के 2 निलय। ये है आपका बायां अलिंद और ये दायां अलिंद, ये बायां निलय और ये दायां निलय। आगे देखते हैं इसके बारे में दिया गया है। पहली सोच रही हैं कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होगा और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हृदय 4 कक्षों में बटा है, जो कि अभी हमने आपको बताया। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, जैसा कि नीचे फिगर 7.4 में आपको दिया गया है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध विभाजन दीवार जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता, मतलब उनके बीच में बैरियर का काम करता है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए फिगर 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हैं। जैसे कि आपको हृदय का ये दायां भाग दिया गया, इसी ओर से हम शुरू करेंगे डिटेलिंग। देखते हैं, तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। आइए देखते हैं, एरो को देख लेते हैं कैसे दिखाया गया है। फिगर 7.3 में आपको दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी गया था कि किस प्रकार से फेफड़े से हृदय में आता है फुफ्फुस शिरा द्वारा, फिर हृदय से धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, केशिकाओं तक जाता है, फिर केशिकाएं शिराओं का निर्माण करती हैं, फिर अशुद्ध रक्त शिराओं में जाता है, शिराओं से होता हुआ हृदय में जाता है और हृदय से फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। ये एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि उसका परिवहन किस दिशा में हो रहा है। आगे देखते हैं, हृदय स्पंद के बारे में देख लेते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों अर्थात धड़कन को महसूस कर सकते हैं। आप अपने बाएं हाथ को अपने हाथों को बाईं तरफ रखिए, क्या आपको अपने वक्ष के बाईं तरफ रखिए, क्या आपको हृदय स्पंद सुनाई देता है, उसका धड़कना सुनाई दे रहा है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसा कि फिगर आपको 7.5 में दिया गया है। किस प्रकार ये भाई साहब देख सकते हैं अपने हृदय की धड़कनों को स्टेथोस्कोप के जरिए सुन रहे हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने यानी बढ़ाने के लिए की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिकाएं लगी होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेस्ट पीस आपको देख सकते हैं और फिर नली है, फिर ये ईयर पीस आपको दिख रही है, किस प्रकार से आपको सुनाई देता है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। चलिए सीखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 7.2 दी गई, इसको देखते हैं। 6 to 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए, मतलब उसका व्यास, उसका रेडियस इनका हाफ हो जाता है, व्यास का डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाता है। यहाँ पर हमें 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप ले लेनी है। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी हो को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए, जैसा कि आपको फिगर 7.5 बी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बनाया जा रहा है स्टेथोस्कोप, एक कीप है, फिर रबर बैंड लगाया जा रहा है और ये देखिए आप पाइप लगाए हुए हैं, इसकी तरह कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए।
कीप के बुक को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए, जरूर बढ़ जाएगी। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। आप जब दौड़ने के बाद अपने हृदय का स्पंदन चेक करेंगे तो आपको नॉर्मल स्टेट से बढ़ी हुई मिलेगी। अपनी तथा अपने मित्रों के विश्राम अवस्था में यानी आराम की अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंद, जैसा कि ऊपर आपने 7.2 फिगर में देखा था, दर टेबल 7.2 में रिकॉर्ड कीजिए। आपको अपने और आपके मित्रों की हृदय स्पंदन को नोट करना है और उसको टेबल 7.2 में लिखना है। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद दर को बताती है। मतलब जितनी बार आपके हृदय में स्पंदन होगा उतनी बार आपकी नाड़ी में स्पंदन होगा। यही वो टेबल है जिसमें आपको लिखना है नोट करके अपने और अपने मित्रों का स्पंदन दर। आगे कहते हैं, हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। यहाँ पर देखते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। मतलब उनको मजाक उड़ाने के लिए उनको परिसंचारी कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथा तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। मतलब जब वो थे तभी उनकी बात की सत्यता हो गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करें। अभी तक हमने देखा कि हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर कैसे लेते हैं। अब हम अन्य पदार्थों को, अन्य अपशिष्ट पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं ये देखेंगे। जंतुओं में उत्सर्जन को देखते हैं। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कोशिकाओं द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब हम देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र को। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क अर्थात गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं, यानी हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में
में जाता है। मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। आप फिगर 7.6 में देख सकते हैं, वृक्क का फिगर दिया गया है, किस प्रकार से आपके दोनों गुर्दे काम करते हैं। आपको मूत्रवाहिनी दिखाई गई, मूत्राशय दिखाया गया है, किस प्रकार से इसका फिगर है आप यहाँ पे फिगर 7.6 में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 मतलब 1.8 लीटर मूत्र करता है। सामान्यतः 1.5 लीटर इसको कहते हैं। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना अर्थात स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आप पढ़े होंगे तो आप जानेंगे कि जो जल होता है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तो वो अपने साथ आसपास के ऊष्मा को भी लेकर उत्सर्जित हो जाता है, इसीलिए वह एरिया ठंडा हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में मतलब खराब हो जाने की स्थिति में जब वो काम ना करे तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है, मतलब वो थोड़े लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या है? आपके मूत्र से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है कृत्रिम रूप से, जब आपका वृक्क खराब हो जाता है, किसी व्यक्ति का वृक्क खराब हो जाता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? आइए आगे देखते हैं। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत अर्थात सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। आगे देखते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन। हमने अभी मानव के परिसंचरण तंत्र को देखा, अब हम पादपों में देखते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पौधे अर्थात पादप अपनी जड़ों अर्थात मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा था कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होती है। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, पहले के चैप्टर्स में। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को स्पंदित करने में करती हैं, संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आगे देखते हैं।
जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों अर्थात जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मतलब जड़ों पर जो छोटे रेशे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जड़ों द्वारा जो खनिज और पोषक पदार्थ अवशोषित होते हैं उसके क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे है, मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। फिगर 7.7 ए में आप देख सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूझों का विचार है कि शायद पादपों में सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। कोशिकाओं का वह समूह होता है जो ये जो ऊतक होता है, ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम अर्थात दारू कहते हैं। मतलब जल और पोषक तत्वों को जो मृदा से ऊपर ले जाता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। जैसा कि आप फिगर 7.7 ए में देख सकते हैं, यहाँ आपको जाइलम की फिगर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। आगे है, आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं अर्थात भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम अर्थात पोषवाह कहते हैं। मतलब जल और खनिज लवणों को कौन भूमि से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जाइलम, और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाला फ्लोएम कहलाता है। आगे देखते हैं, यहाँ आपको जाइलम की फिगर दी गई है, आपने देखा ये पत्तियों में आपको किस तरीके से, देखिए जल एवं पोषक तत्वों का ऊपर परिवहन दिखाया गया है ब्लू एरो से, और रेड एरो से आपको दिखाया गया किस प्रकार से भोजन का परिवहन नीचे की ओर होता है। जल को ले जाना परिवहन कहलाता है और भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तक परिवहन क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। आप आगे के क्लास में ये देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं आगे, उन्होंने कहा है कि प्रकार जाइलम और फ्लोएम पदार्थों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। पहली ने देखा है कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 7.3 के जरिए हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए बालसम का पौधा आप लिख सकते हैं, व ब्लेड की आवश्यकता होगी जिससे आप टहनी को काट सकें। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर, मतलब उसके निचले भाग को उसके ब्लेड की सहायता से काट लीजिए। जैसा कि फिगर आपको 7.8 में दिखाया गया, ये फिगर है आपका। अगले दिन इसका अवलोकन करिए। अगले दिन आप इसको देखिए कि किस प्रकार इसमें परिवर्तन आया है। आप देखेंगे कि पानी तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तने की अनुप्रस्थ काट को लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करते हैं, आप देख सक रहे हैं। आगे देखते हैं, क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए, मतलब जैसे कि आपने ये इसकी काट को देखा है, टहनी को एक यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। आप देखिए यहाँ पॉइंटेड आपको रेड कलर की बिंदुएं दिख रही होंगी। आगे है, जैसा कि फिगर 7.8 बा और सा में आपको दिखाया गया है, ये है बा और इसका अनुप्रस्थ काट टहनी का दिखाया गया है सा में। आगे है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को देखते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं, मतलब बहुत अधिक जल का
ह्रास करते हैं। आगे देखते हैं, पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। आगे है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र, मतलब जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। मतलब उनमें उपस्थित रंध्र के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उससे जल जो होता है वाष्पित हो जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं जरा बूझो क्या कहते हैं। बूझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आइए देखते हैं, पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसड़, अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित होता है। मतलब ऊपर से जब जल जाएगा तो नीचे वाले जल को वो ऊपर खींचेंगे। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूसड़ करते हैं। मतलब जैसे एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए, स्ट्रॉ डाल के चूसिए पानी को, आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ खींचता है। उसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर वाष्पित होता है तो नीचे के जल को वो ऊपर की ओर खींचना प्रारंभ करता है। आगे देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि जैसे कि हमें पसीना आता है तो हम ठंडक महसूस करते हैं, वही प्रक्रिया इसमें होती है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और सिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? लाल रक्त के लाल वर्णयुक्त मतलब लाल रंग जिसमें मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। आगे है, शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क अर्थात गुर्दे होते हैं, 2 मूत्रवाहिनियां, 1 मूत्राशय होता है तथा 1 मूत्रमार्ग होता है। इसमें आगे देखते हैं, लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन यानी सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप फूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, जंतुओं और पादप में परिवहन। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।